हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब। एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में। इट्स साइंस सीरीज़ का पार्ट 5 है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर आई बटन में क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का कंटेंट यह है: इंट्रोडक्शन, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीएम क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट जीएम क्रॉप्स, लीगल पोजीशन ऑफ इंडिया ऑफ जीएम क्रॉप्स, व्हाट नीड टू बी डन एंड कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो जो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उसमें क्या होता है? कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो दो डिफरेंट कोई एक जेनस लिया जाता है और उसके जो डिफरेंट स्पीसीज़ में उसमें क्रॉसिंग किया जाता है। कोई एक सेम जेनस का डिफरेंट दो स्पीसीज़ में क्रॉसिंग किया जाता है, या तो फिर कोई एक स्पीसीज़ लिया जाता है और उसके दो डिफरेंट वेराइटीज़ में क्रॉसिंग किया जाता है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें बोथ पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है उसको इंड्यूस किया जा सके। Genetically modified seeds are the significant step forward in the production of agriculture crops. GM seeds are seeds that have been modified to certain specific characters such as resistant to herbicide. तो genetically modified जो seeds है या फिर genetically modified जो crop है उसमें कुछ certain characteristics को induce किया गया है, जैसे कि resistant to herbicide, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है राउंडअप रेडी, ठीक है, और दूसरा है resistant to pest, जिसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। But the method of modification of use with the GM seeds varies with traditional methods is an important aspect. Genetic engineering aims to transcend the genus barrier by introducing an alien gene in the seed to get desired effect. तो genetic engineering का जो मेन जो एम है वो है जेनस बैरियर को ओवरकम करना। तो जेनस बैरियर को ओवरकम करके हम जो एलियन जीन है उसको हम किसी एक प्लांट के डीएनए में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके थ्रू हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग डेवलप करते हैं। द एलियन जीन कुड बी फ्रॉम ए प्लांट, एन एनिमल और फ्रॉम ए सॉयल बैक्टीरियम। ये जो जीन है, जो ये एलियन जीन है जिससे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसी एक ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये एक प्लांट से भी हो सकता है, ये एक एनिमल से भी हो सकता है, या फिर एक सॉयल बैक्टीरिया से भी हो सकता है। Next are transgenic organism. In GMOs or genetically modified organism, the genetic material is either altered, or artificially introduced using genetic engineering techniques, originally using gene guns, electroporation, microinjection and agrobacterium. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको ऑल्टर किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली ऑल्टर किया जाता है या फिर नेचुरली ऑल्टर कभी कभी हो जाता है। जो आर्टिफिशियली ऑल्टरेशन का जो मेथड है वो है जीन गन्स, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और एग्रोबैक्टीरियम कल्चर। तो ये सारे मेथड्स है आर्टिफिशियली जीन ट्रांसफ़र के, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स द म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ जीन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम किसको कहते हैं? जो म्यूटेशन है, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका जीनोटाइप है, उसमें अगर सडन चेंज आ जाए तो उसको बोला जाता है म्यूटेशन। इंसर्शन उससे कहते हैं अगर एक जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलता है इंसर्शन। और डिलीशन ऑफ जीन मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक पैटर्न है, जीन पैटर्न है, उसको हम अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है डिलीशन ऑफ जीन। इंसर्टेड जीन यूजुअली कम्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ये जीन हमने इंसर्ट किया और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इन बीटी कॉटन, बीटी जीन कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बैक्टीरिया है जो सॉयल में पाया जाता है, जिससे जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में जो बीटी जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सॉयल बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंड्यूस ए डिजायरेबल न्यू ट्रेट व्हिच डज नॉट ऑकर नेचुरली इन द स्पीसीज। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस लिए किया जाता है? ताकि ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो डिजायर्ड कुछ ट्रेट होता है उसको हम किसी एक ऑर्गेनिज्म में हम उसको लाना चाहते हैं, पर वो नेचुरली किसी भी जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है उससे ये पॉसिबल नहीं होता। तब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक ट्रांसजेनिक मेथड का हम लोग
इस्तेमाल करते हैं, हम उसको काम में लाते हैं ताकि किसी एक डिज़ायर्ड पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम जो ऑफस्प्रिंग है उसमें हम लोग उसको इंसर्ट कर सकें। ठीक है। इन 98% ऑफ जीएम क्रॉप्स ओनली 2 ट्रेट्स आर इंट्रोड्यूस। तो 92% जो जीएम क्रॉप्स है उसमें जनरली 2 टाइप्स के जो ट्रेट है या फिर 2 टाइप्स के जो कैरेक्टर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एक है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, और दूसरा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और हर्बिसाइड टॉलरेंस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो बेसिकली जीन होता है वो सॉइल बैक्टीरिया से हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो सॉइल बैक्टीरिया को फर्स्ट हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, इसको हमने कलेक्ट किया। उससे हम क्या करेंगे, उसका जो डीएनए है हम उसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे। हो गया डीएनए एक्सट्रैक्शन और डीएनए आइसोलेशन। अब जो ये डीएनए है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया अभी, तो इस डीएनए को हम लैब में उसको क्लोन बनाएंगे। एक डीएनए से तो काम नहीं बनेगा, बहुत सारे जब क्लोन बनेगा तभी जाके वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में जाके उसको इफेक्ट करेगा, तब जाके कोई एक कैरेक्टर उसमें इंड्यूस होगा। तो हमने इसको क्लोनिंग किया, ठीक है। अब क्लोनिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म में इसको हम इंसर्ट करेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट मेथड है वो है एग्रोबैक्टीरियम कल्चर मेथड। तो उस मेथड से हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो ये ट्रांसफ़र हो गया ना जीन, अब ये क्या करेंगे, जो ये ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म को हम टिश्यू कल्चर लैब में हम उसको कल्चर करेंगे, कैलस कल्चर मीडिया में। तो कैलस कल्चर मीडिया में ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये पूरा एक नॉर्मल प्लांट में ग्रो हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल प्लांट है ये हो जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक इसको इसलिए कहा जाता है, तो इसमें जो ट्रांसजीन का हमने इस्तेमाल किया है। ट्रांसजीन कौन सा हुआ, जो सॉयल बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis है, उसमें से हमने जो जीन को एक्सट्रैक्ट किया वो हो गया ट्रांसजीन। अब ये ट्रांसजीन जो है इस प्लांट पे हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए ये प्लांट हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इससे हम जो अल्टीमेट जो इफॉन में जो हम लोग सीड हम उससे ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप्स। genetically modified crops are the plant used in agriculture, DNA of which has been modified using genetic engineering technique। तो GM crops वही है जिसके जो हम एग्रीकल्चर में जो प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं जिसका DNA हम मॉडिफाइड कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड को काम में लाके। मोर देन 10% ऑफ द वर्ल्ड क्रॉपलैंड आर प्लांटेड विद GM क्रॉप्स। तो दुनिया भर में जितना भी क्रॉपिंग एरिया है उसका 10% एटलीस्ट GM क्रॉप से प्लांटेड है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द एम इज़ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट टू द प्लांट विच डज नॉट ऑकर नेचुरली। जो मैंने पहले ही कहा, जो नेचुरली कुछ केस में कुछ ट्रेट्स होते हैं जो नेचुरली उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड और ट्रांसजेनिक मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट डज नॉट ऑकर बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड टू इंड्यूस रेजिस्टेंट। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फर्स्ट है रेजिस्टेंट टू सर्टेन पेस्ट, डिजीजेस, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड हर्बिसाइड। तो ये सर्टेन कैरेक्टर्स है जो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी एक प्लांट में, किसी एक क्रॉप में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो डन टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कभी कभी किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक क्रॉप में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बायो रेमेडिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एंड फॉर अदर पर्पसेस लाइक फार्माक्यूटिकल एजेंट्स। फार्माक्यूटिकल एजेंट्स मीन्स जो मेडिसिनल ड्रग्स है वो बनाने के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल हो गया, उसमें यूज़ किया जाता है। और बायो रिमेडिफिकेशन क्या है ये मैं बता देता हूँ। जो बायो रिमेडिएशन है ये एक्चुअली एक मेथड है जिस मेथड की मदद से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो नेचर में जो पॉल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और नेचर को क्लीन कर देता है। ये एक मेथड है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बायो रेमेडिएशन। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इस लिस्ट में देख सकते हो जैसे ये से एक लीडिंग कंट्री है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के प्लांटेड एरिया में। टोटल 70.1 मिलियन हेक्टेयर में यूएसए में डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। उसमें से मेज, सोयाबीन,
कॉटन, कैनोला, शुगर बीट, अल्फा पपाया स्क्वाश, ये सारा बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उसमें वहाँ पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, वो लीडिंग कंट्री है यूएसए। इंडिया देखा जाए तो सब बहुत पीछे है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कल्टीवेशन में। ओनली 11 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इंडिया में ग्रो किया जाता है। और जो इंडिया में जो एक ही क्रॉप जो है एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसको इंडिया में लागू किया गया और इंडिया में उसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है, वो है कॉटन। बाकी बहुत सारे क्रॉप्स थे जो इनिशियली उसको रिलीज़ किया गया, पर बाद में जाके उस पर बैन लगा दिया गया। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो अब देखते हैं जीएम क्रॉप्स में कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से जीएम क्रॉप ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बनता है और अपकमिंग ईयर्स में ये एग्रीकल्चर में एक वाइटल रोल प्ले करने जा रहा है। तो एडवांटेजेस देखते क्या है। द जीएम सीड्स इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल। हाँ, जीएम सीड क्या करते हैं भाई, ये एडिबल ऑयल कंटेंट, विटामिन एनरिचमेंट, ठीक है, और टॉक्सिक रिडक्शन में काम आता है। जो टॉक्सिक है बेसिकली उसको कम करने में काम आता है। जो विटामिन एनरिचमेंट होता है मतलब विटामिन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एडिबल अगर ऑयल है किसी क्रॉप में, उसमें एडिबल ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये सारा मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्रॉप के ईल्ड को भी ये बढ़ाता है। सेकेंड चीज़ क्या है भाई, इट इम्प्रूव द रेजिस्टेंट टू डिजीज, पेस्ट एंड हार्बिसाइड। पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो मेन है डिजीज, पेस्ट और हार्बिसाइड, इसका ही रेजिस्टेंस के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस करा गया। और मेनली जितने भी 98% क्रॉप जो है उसमें ये सारी ट्रेड्स को ही इंट्रोड्यूस किया गया, डिजीज, पेस्ट एंड हार्बिसाइड रेजिस्टेंट। रिडक्शन ऑफ स्पॉयलेज ऑफ सीड बिकॉज ऑफ द मोर शेल्फ लाइफ। तो इसमें क्या होता है, जो सीड है, सीड में ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो कन्वेंशनल जो फार्म से सीड होता है उससे बहुत ज़्यादा ये इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसका जीन का ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि ये बहुत दिनों तक स्टोर किया जा सकता है इसको, सीड को। इसीलिए इसका जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्पॉयलेज इससे बहुत कम होता है। नेक्स्ट है इंड्यूस टॉलरेंस टू हाई सॉल्ट सॉयल एंड इंड्यूस ड्रॉट रेजिस्टेंट इन द क्रॉप। तो कुछ क्रॉप में हाई सॉल्ट सॉयल में टॉलरेंस को बढ़ाता है, ठीक है, और इंड्यूस ड्रॉट रेजिस्टेंट, कुछ क्रॉप में ड्रॉट रेजिस्टेंट को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग शेल्फ लाइफ एंड कमर्शियल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक्स अगर बना है तो उसका जो कमर्शियल वैल्यू है तो उसको मार्केट में बेच के फार्मर बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे बिकते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसका कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोलॉन्गिंग सेल्फ लाइफ भी होता है। ये जल्दी से सड़ते नहीं है, बस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिन तक ये स्टे कर जाते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जो ये डिसएडवांटेजेस है तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वीड एंड इंसेक्ट। तो फार्मर्स में वरी अबाउट दैट देयर यूज़ ऑफ जीएम सीड्स विल क्रिएट सुपर वीड्स एंड सुपर बग्स। तो फार्मर्स को ये डर होता है कि तो लगातार जो जीएम क्रॉप है उसको कल्टीवेट करने से जो है सुपर वीड्स और सुपर बग्स तैयार होते हैं, सुपर वीड्स और सुपर बग्स फॉर्म होते हैं। तो ये सुपर वीड्स क्या होते हैं, सुपर वीड्स वो होता है जो जीएम क्रॉप से ही रेजिस्टेंट हो जाए। ऐसा कुछ वीड है, हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ वीड होता है जो जीएम क्रॉप्स का ही रेजिस्टेंट है, मतलब उस क्रॉप में आएगा ही आएगा। किसी भी तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, हर्बिसाइड उस पर अप्लाई कर लो, फिर भी वो उसका रेजिस्टेंस उसमें शो करेगा, तो जाएगा नहीं। सुपर बग्स क्या होता है, सुपर बग्स भी ऐसा इंसेक्ट पेस्ट जो आ जाता है, क्रिएट हो जाता है ओवर टाइम, ठीक है, जो दे बिकम रेजिस्टेंट टू द जीएम सीड। तो जीएम सीड से ही वो लोग रेजिस्टेंट होता है और अदर क्रॉप से भी वो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का भी असर उस पर कुछ नहीं होता। जो सुपर वीड्स है उस पर हर्बिसाइड का असर नहीं होता, सुपर बग्स उस पर पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ नॉन जीएम क्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ जीएम सीड्स onto non-GM is an also concern to the farmer, particularly those farmer who certify their crop as a non-GM crop or organic crops, ठीक है। सपोज एक फार्मर वो अपने एक लैंड में एक नॉन जीएम क्रॉप को ग्रो कर रहा है और फार्मर के जो लैंड है उसके ठीक बगल वाले लैंड पे किसी एक फार्मर हो, एक दूसरा इंसान है, वो जो है एक जीएम क्रॉप को ग्रो कर रहा है। तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन इट ऑकर्स इन नेचर, राइट। तो उससे क्या होता है, जो जीएम क्रॉप है दूसरे इंसान का, वो फार्मर का जो नॉन जीएम क्रॉप है उसको क्रॉस पॉलिनेट कर सकता है।
तो इससे होता है कि जो फार्मर उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता जीएम क्रॉप और नॉन जीएम क्रॉप। तो इस फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि फार्मर चाहता है नॉन जीएम क्रॉप को ग्रो करना, और क्योंकि फार्मर आइडेंटिफाई करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो फिर प्रिजर्व करना ये बहुत मतलब डिफ़िकल्टी हो जाता है फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है जीएम क्रॉप्स के लिए, ठीक है। हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक अलग अनदर ड्रॉबैक है, ठीक है। अनदर कंसर्न ऑफ जीएम क्रॉप्स इज़ दैट दे कैन हार्म अदर ऑर्गेनिज्म एंड अदर क्रॉप्स। तो ये है कि जो जीएम क्रॉप्स है ये अदर ऑर्गेनिज्म और अदर कोई एक अलग ऑर्गेनिज्म जो है और कोई एक अदर क्रॉप को है ये नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एक स्टडी किया गया था, तो स्टडी में ये साबित हुआ कि जो बीटी कॉर्न है ये हार्मफुल होता है मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसके लार्वा के लिए। लास्ट है हेल्थ हैज़ार्ड, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जो जीएम क्रॉप है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज़ होता है जो कंज्यूमर है उनके लिए, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट जीएम क्रॉप्स। फर्स्ट है बीटी कॉटन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीटी कॉटन इकलौता ऐसा एक जीएम क्रॉप है जो इंडिया में लीगली ग्रोन किया जाता है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में जितना भी कॉटन इंडिया में ग्रो होता है तो मैक्सिमम बीटी कॉटन ही उसमें ग्रो किया जाता है, मैक्सिमम एरिया बीटी कॉटन में जाता है, ठीक है। इंडिया में जितना भी ग्रो किया जाता है, बीटी कॉटन इज़ द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट अलाउड इन इंडिया। इंडिया में इकलौता है जो ये अलाउड है ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इट इज़ द कॉटन वेराइटी दैट इज़ रेजिस्टेंट टू पिंक बॉल वर्म। जो इंसेक्ट है पिंक बॉल वर्म, ये जो बीटी कॉटन है ये उससे रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट शो करता है पिंक बॉल वर्म को बेसिकली। स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। जो बैसिलस thuringiensis है एक सॉइल बैक्टीरिया पहले बताया, उसके जो स्ट्रेन्स हैं वो कुछ बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है ये दूसरे मॉथ बॉलवर्म, ठीक है, उसके लार्वा के लिए इंसेक्टिसाइडल होता है, मतलब ये उन पे असरदायक है। बट दूसरे ऑर्गेनिज्म और दूसरे जैसे हम इंसान, हमारे लिए ये पूरी हार्मलेस होता है, ठीक है। दे आर हार्मलेस टू अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। बीटी कॉटन इज़ द फर्स्ट अप्रूव फॉर फील्ड ट्रायल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1993। 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, जो बीटी कॉटन है ये फर्स्ट अप्रूव हुआ था फील्ड ट्रायल के लिए, ठीक है। फर्स्ट अप्रूव फॉर द कमर्शियल यूज़ इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1995 में फिर इसको कमर्शियली रिलीज़ किया गया, ठीक है। बीटी कॉटन वॉज अप्रूव बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट इन 1997। चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा बीटी कॉटन को अप्रूव किया गया 1997 में। In 2002, a joint venture between Monsanto and Myco introduced BT cotton to India। जो माइको है एंड मोनसेंटो है, ये जो सीड कंपनियां हैं, इंट्रोड्यूस किया बीटी कॉटन को 2002 में इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है बीटी ब्रिंजल। ब्रिंजल इज़ इंडिया सेकेंड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल आफ्टर पोटैटो, ठीक है। बीटी ब्रिंजल इज़ क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए क्रिस्टल प्रोटीन जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis में एक क्रिस्टल प्रोटीन होता है, ठीक है। मैं उसको बैसिलस thuringiensis से पहले उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद इंसर्ट किया जाता है बीटी ब्रिंजल बनाने के लिए। The BT brinjal has been developed to give resistance against the Lepidopteran insect, in particular the brinjal fruit and shoot borer। जो ये BT brinjal स्पेसिफिकली ये एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के अगेंस्ट में, जो कि मेनली है ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर, ठीक है। तो वो कैसे उसको नुकसान पहुंचाता है, बाय फॉर्मिंग पोर्स इन दियर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर जब ब्रिंजल के पत्ते या जो भी है उसको फेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, ये क्रिस्टल प्रोटीन जीन जो है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर्स फॉर्म कर देता है, मतलब गड्ढा बना देता है। तो पूरा इससे जो है इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। माइको एन इंडियन कंपनी बेस्ड इन जालना महाराष्ट्र हैज़ डेवलप्ड द बीटी ब्रिंजल। जो माइको जो इंडियन सीड कंपनी है जो कि महाराष्ट्र बेस्ड है, वो उसने फर्स्ट बीटी ब्रिंजल को डेवलप किया था।
Next है golden rice. Golden rice is a variety of rice produced from the genetic engineering. Golden rice is rich in beta carotene, a precursor of vitamin A, found in green leafy vegetable and yellow fruits and vegetables. It is mostly consumed in the areas with a shortage of dietary vitamin A. तो golden rice है, उसमें विटामिन ए को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसमें जेनेटिकली चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो जो बीटा कैरोटीन है वो एक प्रीकर्सर है विटामिन ए का, ठीक है। तो गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन का जो मात्रा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के जो विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया था। एडवांटेजेस: चीपर वे टू सप्लाई विटामिन ए एज़ कम्पेयर टू द अदर सप्लीमेंट्री मेजर। तो ये सबसे सस्ता एक मेथड होता है, ठीक है, विटामिन ए सप्लाई करने के लिए दूसरे जो सप्लीमेंट्री मेथड्स है उसके कंपेरिजन में। अब डिसएडवांटेज क्या है? अंडर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ग्रोअर एंड द बायोटेक कंपनी ए ग्रोअर्स राइट टू परचेज सीड्स आर सिग्निफिकेंटली लिमिटेड, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट जनरली कॉन्टेंट ए नो सेव सीड प्रोविजन। तो इसमें क्या होता है, जो सीड कंपनीज़ है जो गोल्डन राइस ये सब कुछ बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। और उसका ये होता है कि और एक फार्मर्स के साथ एक एग्रीमेंट होता है, तो फार्मर्स को एक प्रोविज़न साइन करना पड़ता है जो कि है नो सेव सीड्स। मतलब जो है आप जो ये सीड आप इस साल इस सीज़न में लगा रहे हो तो नेक्स्ट सीज़न आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, या तो फिर जो क्रॉप है उससे जो सीड निकलेगा वो भी आप नेक्स्ट सीज़न यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सीज़न आपको फिर से परचेज़ करना होगा, जैसे हाइब्रिड सीड के केस में होता है, ठीक है। This provision prohibits the grower saving the seeds and reusing the seeds from GM crops. The growers need to purchase seeds every season for that reason, ठीक है। हर साल उनको परचेस करना पड़ता है। लीगल पोजीशन ऑफ GM क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में लीगल पोजीशन क्या है? इन इंडिया द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में GEAC कहा जाता है, इज़ द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज द कमर्शियल रिलीज ऑफ GM क्रॉप, ठीक है। ये जो है ये एक हेड अथॉरिटी है इंडिया में, ठीक है, जो ये कमर्शियली रिलीज जो होता है GM क्रॉप्स तो उसको ये अप्रूवल देता है। ये मेन हेड अथॉरिटी है इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। इन 2002 द GEC हैज़ अलाउड द कमर्शियल रिलीज ऑफ BT कॉटन। तो 2002 में GEC ने कमर्शियल रिलीज के लिए इसको अप्रूव कर दिया था, किसको? BT कॉटन को। मोर देन 95% ऑफ द कंट्रीज कॉटन एरिया हैज़ सिंस देन कम अंडर BT कॉटन। जैसा मैंने बताया कि कंट्री में जितना भी कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका 95% एरिया जो है BT कॉटन अकेला उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। If any person buy or sell unapproved GM variant, he may go to imprisonment for 5 years and have to pay a fine of 1 lakh under the Environmental Protection Act। तो जो है कोई अगर ऐसा पर्सन है जो ये अनअप्रूव वैरायटी परचेज या सेल कर रहा है, ठीक है, इसको जेल जाना हो सकता है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और उसको एक फ़ाइन भरना होता है 1 लाख रुपीज़ का, जो कि है अंडर एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको लागू किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989, ठीक है, इसके द्वारा। नाउ व्हाट नीड टू बी डन। तो जैसा लीगल पोजीशन आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, जो लीगल पोजीशन है इंडिया में उसको लेके हम आगे क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है रिसर्च। देयर आर नॉट एज मच रिसर्च ऑन द GM क्रॉप्स, सो देयर नीड टू बी एक्सटेंसिव रिसर्च टू इंश्योर दैट द GM क्रॉप्स विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट और विल नॉट हार्म द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो जैसा कि इस सेक्टर में ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है GM क्रॉप्स को लेकर, ठीक है, तो हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च पे हमको इस पर फोकस करना होगा ताकि ये पता चल सके ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ़ है कि अनसेफ है। अगर सेफ़ है तो इसको हम प्रमोट करेंगे और इस पर जो भी जितना भी बैन लगा हुआ है उसको हम हटाएंगे, और ये अगर प्रूव हुआ कि अनसेफ है तो बैन जो है ठीक है लगा रखेंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। The Indian government should take decision on GM technologies according to the scientific evidence. It should adopt a participatory approach for bringing together all the stakeholders
टू डेवलप रेगुलेटरी प्रोटोकॉल। तो हमें जो है इंडियन गवर्नमेंट का रेगुलेटरी प्रोटोकॉल डेवलप करना होगा। इसके लिए जो है सबका पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर है उसके बीच एक ट्रस्ट क्रिएट करना होगा इंडियन गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर के बीच। तो इससे जो है और पार्टिसिपेटरी अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना होगा। नेक्स्ट है फार्मर इंटरेस्ट। एनी न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्टेड इन द फार्मिंग सेक्टर शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। अगर फार्मिंग सेक्टर में हम अगर किसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हमें समझाना होगा फार्मर को सबसे पहले वो क्या है टेक्नोलॉजी, उससे फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। और इस सब प्रोसेस में हमें जो कंज्यूमर राइट्स है उसका भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कन्वेंस ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। हमें जो है स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं सबको कन्वेंस करना होगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब फॉर द प्रोमोटर्स ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी इज टू कन्विंस द कंज्यूमर, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड farmers that among several alternatives exist for the sustainable food production, GM technology is one of the best option for improve crop yield and resolve India's food security concern, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कन्विंस करना होगा किनको, कंज्यूमर्स को, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स को, ठीक है, और फार्मर को कि ये जो जीएम टेक्नोलॉजी है ये अपकमिंग ईयर में जो फूड सिक्योरिटी है उसके बिहाफ में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने जा रहा है इंडिया के फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, और कि क्रॉप यील्ड भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर सकता है और इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी ये बहुत ज़्यादा रिजॉल्व कर सकता है। तो इसको देखते हुए हमको क्या करना है, सबको ज़्यादा जाके कन्विंस करना है। लास्ट है इंश्योर दैट द अनअप्रूव वैरायटी ऑफ जीएम्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट। हमें देखना होगा मार्केट में कोई अनअप्रूव वैरायटी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक स्टेप लेना होगा, ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो इलीगल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जीएम सीड्स से, ठीक है, और इलीगल सेल और उसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग को ऑफेंडर्स जो भी है उनको पनिश करना है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन द थ्रेड्स डिलीवर्ड ऑफ जीएम क्रॉप कल्टीवेशन में जितने भी थ्रेड्स है उसको ढूंढ के उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। एनकरेज एंड प्रोमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब तक ये सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो जाए तब तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम देख सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एनकरेज और प्रोमोट करना है। द गवर्नमेंट शुड गो फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ जीएम सीड्स ओनली आफ्टर द कोर एंड डीप रिसर्च, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द जीएम सीड्स इन इंडिया। तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट तभी जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल दे सकता है, ठीक है। एक डीप और कोर रिसर्च होना चाहिए, उसके लिए एक रिसर्च टीम बिठाना है उसके लिए। उसके बाद ही अगर सब कुछ रिसर्च के बाद ही पता चले कि जीएम क्रॉप्स में क्या बेनिफिट्स है और कितना कम से कम उसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, उसके बाद ही जो है इंडियन गवर्नमेंट को कमर्शियलाइजेशन पे जाना चाहिए जीएम क्रॉप्स के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में सब समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।